तो अब हम अनुमान प्रमाण की चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। अंग्रेजी में हम इसको इन्फेरेंस करके संबोधित करते हैं। हमने इससे पूर्व आपको एक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में तो विस्तार से पढ़ा दिया है। आगे हम अनुमान प्रमाण की चर्चा करेंगे, होगा साथ में तो शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण को भी देख लेंगे और प्रमाण की कहानी को यहाँ क्लोज करेंगे। क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा समय का अभाव रह रहा है इधर से, इसलिए लगातार वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो मैं इसे ख़त्म करूँ, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपको पूरी फ़िलॉसफी यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ाऊँ, ऑप्शनल के दृष्टिकोण से पढ़ाऊँ। तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी भी परीक्षाएं अब नज़दीक आने वाली हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत कम समय दे पा रहा हूँ, पर मैं प्रयास करूँगा कि नियमित रूप से वीडियो वगैरह डालता रहूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं अनुमान प्रमाण के बारे में। अनुमान का प्रयोग हम सब अपने जीवन में करते ही करते हैं। हर चीज़ में हम लोग अनुमान करते हैं कि मेरा अनुमान ऐसा है कि वैसा हो जाएगा, मेरा अनुमान ऐसा है कि वैसा हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश चीज़ें अनुमान पर करता है, चाहे जीवन में प्रेम संबंध की बात हो या किसी रिश्ते के संबंध की बात हो या सामान्य जीवन या दैनिक जीवन की बात हो। हम सब अनुमान के माध्यम से ही अपने निष्कर्षों को प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो अनुमान हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर जिस अनुमान को हम दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, उसी अनुमान को गौतम ऋषि तर्कशास्त्र के माध्यम से एक व्यवस्थित ढंग से, एक व्यवस्थित क्रम से जानने का प्रयास कर रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनुमान के बारे में गौतम ऋषि का सबसे पहला मत यह है कि अगर पूछा जाए गौतम से कि अनुमान क्या है, तो उन्होंने जो इसका सबसे प्यारा उत्तर दिया है, उन्होंने कहा है कि तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक अनुमान। अब वैसे तो न्याय सूत्र के अंतर्गत इस सूत्र का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर इसका सिंपल सा मतलब हिंदी में निकाला जाए तो इसका मतलब है कि वह ज्ञान जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, वैसा ज्ञान जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, हम उसे अनुमान प्रमाण कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें कि पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी। ये एक निष्कर्ष है, एक वाक्य है। अब यहाँ पर हमने पहाड़ पर आग है, तो जब हमने कहा कि पहाड़ पर आग है, तो क्यों कहा हमने पहाड़ पर आग है? क्योंकि हमने देखा कि पर्वत पर से धुआं निकल रहा है, पहाड़ पे से धुआं उठ रहा है, तो हमने धुआं को देख करके अनुमान लगाया कि पहाड़ पर आग है, तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, ऐसा हमने अनुमान लगाया। जैसे एक और उदाहरण से देख ले जरा हम कि बहुत काले मेघ घिरे हैं, तो आप अनुमान क्या लगाएंगे कि आज वर्षा होगी। जैसे आपको ये अनुमान होगा, तो दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, जब काले मेघ को घिरे हुए देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि तुरंत कपड़ा उपड़ा समेटना चालू कर देते हैं। कहीं कुछ अगर सुखाने के लिए बाहर छोड़ा हुआ है तो उसको तुरंत हटाना चालू कर देते हैं कि वर्षा होने वाली है। तो ये सब अनुमान के द्वारा ही है, लेकिन हम व्यवस्थित ढंग से तर्कशास्त्र के माध्यम से अनुमान का अध्ययन नहीं करते हैं। सामान्य जीवन में करते हैं, पर उसको तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से कभी नहीं परखते। गौतम तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से अनुमान को देखना चाह रहे हैं, अनुमान को परखना चाह रहे हैं, ताकि इसको हर पदार्थ की सत्ताओं पर लागू किया जा सके। एक एक चीज, एक एक सूक्ष्म चीजों पर भी अनुमान प्रमाण को लागू किया जा सके, क्योंकि इसको भी वो प्रमाण का एक प्रकार मान रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अनुमान किसे कहेंगे, वह ज्ञान जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। जैसे कि मैंने आपको एक दूसरा उदाहरण भी दिया था कि अगर काले मेघ घिरे हैं तो आप अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होने वाली है, तो आप अपने सारे सामान को हटा लेते हो वहां से। तो ये जो है अनुमान के माध्यम से ही आप करो। एक अगर आप अनुमान का एक दूसरा अर्थ भी जानना चाहो तो जान लो कि अनुमान जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक है अनु और एक है मान। तो अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है पश्चात और मान का मतलब होता है ज्ञान। तो मतलब जो पश्चात ज्ञान होता है उसे भी हम अनुमान कहते हैं। पश्चात ज्ञान को क्या कहते हैं हम? पश्चात ज्ञान को क्या कहते हैं हम? मैंने आपको बताया कि अनु का मतलब पश्चात है और मान का मतलब ज्ञान है, तो पश्चात ज्ञान जो है वह अनुमान कहलाएगा। ठीक है जी। तो वह ज्ञान जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो उसे हम अनुमान कहेंगे, और दूसरा वह ज्ञान जो पश्चात ज्ञान पर आधारित हो उसे भी हम अनुमान कहेंगे। ठीक है, दोनों स्थिति को हम अनुमान की परिभाषा में देखेंगे। अब अनुमान को साबित करने के लिए तीन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। एक को हम कहते हैं पक्ष, दूसरे को कहते हैं साध्य और तीसरे को कहते हैं हेतु। इसके बारे में जानेंगे। पक्ष क्या होता है? पक्ष का मतलब होता है कि जिसके संबंध में अनुमान किया जा रहा है, जिस भी पदार्थ के बारे में, जिस भी सत्ता के बारे में, जिस चीज के बारे में आप अनुमान कर रहे हो उसको कहेंगे ये पक्ष है, क्योंकि आप जिसको सिद्ध करना है वो पक्ष कहलाएगा। जैसे कि पहाड़ को हम पक्ष कहेंगे, क्योंकि अनुमान किसके संबंध में किया था आपने यहाँ पर? हम पहाड़ पर आग है, तो कहाँ पर आग है? पहाड़ पर आग है। तो पहाड़ पर आग है वो सिद्ध कर रहे हो आप, है कि नहीं? पहाड़ पर आग है वो सिद्ध कर रहे हो आप, तो पहाड़ वहां पर क्या हो जाएगा? पहाड़ वहां पर पक्ष हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के संबंध में अनुमान किया जा रहा है। दूसरा है साध्य।
साध्य का मतलब होता है पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है, पक्ष के संबंध में जो कुछ भी सिद्ध किया जा रहा है, जिस माध्यम से आप पक्ष को साबित करोगे, सिद्ध करोगे, वो साध्य कहलाएगा। जैसे कि आग, आग साध्य है। क्यों आग साध्य है? क्योंकि पहाड़ पर आग का होना ही सिद्ध किया जा रहा है। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि यहाँ पे आप पहाड़ पर क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो कि आग है, तो यहाँ पर साध्य क्या हो जाएगा? आग है। आग साबित कर रहे हो ना कि पहाड़ पर है। क्या है? पहाड़ पर आग है। अब तीसरा जो वो हेतु है जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है, जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है, उसको हम हेतु कहते हैं। जैसे कि धुआं हेतु है। क्योंकि क्यों धुआं हेतु है? क्योंकि धुआं को देखकर ही आप अनुमान लगा रहे हो कि पहाड़ पर आग लगी होगी, तो धुआं यहाँ पे हेतु है। हेतु क्या कर रहा है? दो पक्षों को, दो घटनाओं को जोड़ रहा है। हेतु दो पक्षों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? वो एक साध्य को पक्ष के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है? धुआं के माध्यम से। किसके माध्यम से? धुआं के माध्यम से। तो धुआं क्या है? हेतु है। हेतु क्या कर रहा है? पहाड़ पर जो आग है इसको प्रमाणित कर रहा है। पहाड़ पर तो आग है, तो पहाड़ पर जो आग है इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हेतु कर रहा है। हेतु क्या है? संबंध बना रहा है पहाड़ और आग के बीच में। इसीलिए हम कहेंगे कि पहाड़ पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, और जहां जहां धुआं होगी हम मान लेंगे, अनुमान कर लेंगे कि वहां वहां आग होगी। क्या मैं आपको समझा पाया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चलते हैं प्रकार के बारे में। अब अनुमान में तीन प्रकार, अनुमान को तीन प्रकारों से विभाजित किया गया है। मतलब प्रकार तो एक ही प्रकार से भी आप बता सकते हो, दो प्रकार से भी बता सकते हो, पर तीन दृष्टिकोण से प्रकारों का विभाजन किया गया है। जो व्यक्ति जनरली जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, जैसे बीपीएससी वगैरह के लिए जब आप फिलॉसफी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इतना बता दिया जाएगा जो प्राचीन न्याय का जो प्रकार है, पूर्ववत अनुमान है, एक शेषवत अनुमान है, एक सामान्य तो दृष्ट अनुमान होगा ये। लेकिन चूंकि हम यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो हम तीनों दृष्टिकोणों से अनुमान का अध्ययन करेंगे। हम प्रयोजन के आधार पर भी अनुमान का प्रकार देखेंगे, हम प्राचीन न्याय के अनुसार भी अनुमान के प्रकार देखेंगे, और हम नव्य न्याय के अनुसार भी प्रमाण के प्रकार देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं प्रयोजन के आधार पर। प्रयोजन के आधार पर जब हम अनुमान के प्रकार को देखते हैं तो दो प्रकार के अनुमान मिलेंगे। पहला कहलाएगा स्वार्थ अनुमान और दूसरा कहलाएगा परार्थ अनुमान। क्या होता है स्वार्थ अनुमान? एक सेकंड कलम चेंज कर लूं मैं। क्या होता है स्वार्थ अनुमान? स्वार्थ अनुमान का मतलब होता है जो ज्ञान हम निजी अनुभव की प्राप्ति हेतु करते हैं, या जो अनुमान हम निजी ज्ञान की प्राप्ति हेतु करते हैं, हम उसको स्वार्थ अनुमान कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि काले मेघ घिरे हैं, आप आसमान की तरफ देखते हो और कहते हो भैया आज तो वर्षा होने वाली है, तो ये जो है अपने आप को आप बोल रहे हो, अपने ज्ञान के लिए बोल रहे हो कि आज तो वर्षा होने वाली है। वो कच्छे जो है वो सुखाने के लिए रख दिए थे फ्लैट पे, अभी तो मैं कोचिंग आया हूँ, अब तो उठाना पड़ेगा, तो मित्र को फोन करके कह रहे हो भाई वो कच्छे मेरे वहाँ पे रखे हुए, जरा उसको उठा देना। तो ये जो है अपने ज्ञान से आपने क्या किया? अनुमान किया, निजी ज्ञान से अनुमान किया, और फिर अपने मित्र को आपने फोन किया। तो ये जो निजी ज्ञान से आप अनुमान कर रहे हो अपना, जो आपने पूर्व में देख रखा है कि जब जब मेघ गिरा तो वर्षा हुई है, वो आपका निजी ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है। उसके आधार पर आपने अनुमान किया कि अभी भी मेघ गिरा है, वर्तमान में भी मेघ गिरा है, इट मीन्स की वर्षा हो सकती है, तो अपने मित्र को फोन लगा दिया। तो ये जो निजी ज्ञान की प्राप्ति हेतु आपने जो अनुमान किया है उसको हम कहेंगे स्वार्थ अनुमान। और दूसरा होता है परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान होता है जो दूसरों के लिए, अन्यों के लिए किया गया अनुमान होता है। वैसे तो हम लोग अपने जीवन में अनुमान तो करते ही रहते हैं कि ये फर्नीचर बनेगा, ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये कपड़ा सिएगा, ये जूता सिएगा, ये दर्जी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो हम लोग अपने माध्यम से अनुमान कर रहे हैं, पर उस अनुमान में सार्थकता नहीं होगी, वो अनुमान मान्य नहीं होगा क्योंकि उस अनुमान में तर्क नहीं है। लेकिन जब गौतम के हिसाब से आप अनुमान से आप चीजों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, पक्ष देखेंगे, हेतु देखेंगे, साध्य देखेंगे, अभी और मैं 5 अभी आपको पढ़ाऊंगा प्रयोजन में, उसको देखेंगे, तब जब आप अनुमान करेंगे तो वो 99% या कोई 100% सत्य होगा वो अनुमान। तब हवा में बातें नहीं करेंगे आप। तो देखो व्यवस्थित अध्ययन किसी चीज का कितना अनिवार्य चीज होता है। अनुमान तो हम सब कर रहे होते हैं और व्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं। ऐसे ही हवाबाजी में कह देते हैं कि वो फल्ला आदमी वो क्या वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करता होगा, वो तो वहाँ पे जा करके दिन रात फिल्म देखता होगा, हमने अनुमान कर लिया। तो ऐसा अनुमान वाहियात अनुमान है क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई साध्य नहीं है। अगर किसी को ये बात साबित करना हो कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रह करके और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो दिल्ली में उसके साथ रहे, उसके जीवन को देखे, तभी उसे अनुमान लगा पाएगा कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और वहां से बिना देखे, पक्ष रहे बिना, साध्य रहे बिना, हेतु रहे बिना अनुमान करना वो व्यवस्थित अनुमान नहीं कहलाएगा। उस अनुमान में गलती होने की संभावना रहेगी। तो परार्थानुमान पे जब हम आएंगे तो परार्थानुमान के लिए होता है दूसरों के लिए किया गया अनुमान। और दूसरों के लिए कैसे अनुमान करोगे? दूसरों के लिए तब अनुमान करोगे ना जब वो अनुमान को आप पक्ष, हेतु और साध्य के आधार पर परखोगे। जैसे कि आप किसी को, व्यक्ति को बता रहे हो कि भाई अभी वर्षा होने वाली है, तो व्यक्ति आपसे पूछे कैसे बता रहे हो मुझे, जीवन में उसने कभी वर्षा देखा नहीं है, मान के चलो आपका कोई मित्र है, घर से बाहर निकला नहीं है, इतना ही इसकी तैयारी में डूब गया था,
और एक बार आपके साथ घूमने के लिए बाहर निकला है चॉकलेट खाने के लिए और पूछ रहा है आपसे कि भाई कैसे पता है तुम्हें वर्षा हो रही है, तो कह रहे हो भाई देखो मेघ गिरे हैं, इस आधार पे कह रहा हूँ वर्षा हो रही है। तो ये दूसरों के लिए आप अनुमान कर रहे हो, है ना। वो जो वर्षा का ज्ञान है आप दूसरों के लिए अनुमान कर रहे हो, अपने मित्र के लिए कर रहे हो, तो वो परार्थानुमान कहलाएगा। अभी जो परार्थानुमान इसके लिए इसके 5 अवयव होते हैं। 5 क्या होते हैं? अवयव होते हैं। इन 5 अवयवों के माध्यम से आप दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करते हो। दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त, देखो अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना आसान है और दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इन 5 अवयवों का सहारा चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखना, अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है, स्वार्थी हो जाता है। और जो दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करता है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गौतम ने 5 प्रकार दिए हैं, 5 अवयव दिए हैं। इन 5 अवयवों के माध्यम से परार्थानुमान को क्या साबित कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो 5 अवयव कौन कौन से हैं? पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, चौथा है उपनय और 5वां है निगम। क्या मतलब है इसका? प्रतिज्ञा का मतलब होता है जो यहाँ पे आपने पक्ष देखा है, पक्ष वही यहाँ पे प्रतिज्ञा है, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो ना, दूसरों को के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, दूसरों को बताने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम पहाड़ में आग है बोलेंगे तो वो प्रतिज्ञा होगा, या आप पक्ष समझ लो उसको, चाहे आप पक्ष समझा। यहाँ पे पहाड़ जैसे पक्ष था कि पहाड़ के संबंध में किसी को सिद्ध किया जा रहा है, तो यहाँ प्रतिज्ञा क्या है या पक्ष क्या है कि पहाड़ में आग है। आप किसी व्यक्ति को बता रहे हो, सुनो, 2 व्यक्तियों को खड़ा कर लो अपने बगल में, अपने एक मित्र को, और उसको बताओ सुनो पहाड़ पे आग है। अब आपका मित्र पूछेगा हम कैसे मान लें कि पहाड़ पर आग है, तो आप फिर हेतु बताओगे उसको। क्यों? हेतु क्या है? क्योंकि मैं हेतु देख रहा हूँ कि वहां धुआं, इसीलिए पहाड़ पर आग है, इसीलिए मैं इस बात को सिद्ध कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा का मतलब जिसे सिद्ध किया जा रहा है। सिद्ध किसे कर रहे हो? सिद्ध कर रहे हो कि पहाड़ में आग है, उसे सिद्ध कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए हेतु देखोगे आप, पहले क्या देखोगे? हेतु देखोगे। तो हेतु क्या हो जाएगा? हेतु क्योंकि वहां धुआं है। और वो बोलेगा कि धुआं है तो इसका मतलब आग होगा, मैं कैसे इसको मान लूं कि जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगा ही। तो फिर आप यहाँ पे व्याप्ति वाक्य दोगे, उदाहरण के दोगे। व्याप्ति वाक्य का मतलब होता है कि जब 2 घटनाएं घटित होती हैं तो उनके बीच एक यूनिवर्सल रिलेशन दिखाने के लिए, एक आवश्यक संबंध दिखाने के लिए हम उदाहरण देते हैं। व्याप्ति उसको कहते हैं कि जो 2 वस्तुओं के बीच या 2 घटनाओं के बीच आवश्यक संबंध को दर्शाए कि एक के उपस्थित होने पर दूसरा होगा ही होगा। तो आपने उदाहरण दिया उसको, क्या उदाहरण दिया कि देखो जब मैं अपने घर में होता हूँ, अपने रसोई में होता हूँ, तो देखता हूँ जब जब मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो जब वो खाना बनाती है तो उससे धुआं उठता है उस आग से रसोई घर में। तो उससे मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि रसोई घर में जो आग जलता है उस आग से धुआं उठता है, तो वहां पहाड़ पे भी आग लगी होगी क्योंकि वहां भी धुआं उठ रहा है। तो आपने उसको दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। ये तीसरा। और चौथा है उपनय। उपनय का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है, जिसके माध्यम से, माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? किसके माध्यम से सिद्ध कर रहे हो? तो पहाड़ में धुआं है के माध्यम से कर रहे हो ना, पहाड़ पर आग है, तो ये उपनय क्या हो जाएगा? उपनय क्या हो जाएगा कि पहाड़ में धुआं है, ये क्या हो जाएगा? उपनय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनय हो जाएगा। उपनय का सिंपल सा मतलब अगर आपको और डिटेल में समझो तो हेतु और साध्य के बीच जो व्यापक संबंध दिखलाया जाता है, हेतु और साध्य के बीच, हेतु कौन है? ये, और साध्य कौन है? पहाड़ में आग है। इसके बीच जो संबंध दिखलाएगा वो उपनय कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये उपनय किसके प्रयोग में हो रहा है? पहाड़ विशेष के प्रयोग में हो रहा है उपनय, है ना। पहाड़ में दिखाया जा रहा है ना आग लगी है, तो उपनय पहाड़ विशेष में ऐसे समझ लो आप। और 5वां है निगमन। निगमन का मतलब आप निष्कर्ष पर पहुंचे। ये सारी बातों को आपने बताया अपने दोस्त को, लास्ट में निष्कर्ष पहुंचे, निगमन पे पहुंचे। निगमन मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहाड़ में आग है, क्योंकि वहां धुआं है, इसीलिए पहाड़ में आग है। तो आपने अपनी बात को निगमन के माध्यम से साबित कर दिया। तो प्रतिज्ञा में जहां आपने चालू किया था सिद्ध करने के लिए पहाड़ में आग है, निगमन में वहां आपने सिद्ध कर दिया। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपने बराबर कर दिया, ऐसे समझ लो, है ना। अच्छा एक और चीज, अनुमान और संभावना में क्या अंतर होता है, इसे भी जरा देख लेंगे। अनुमान जो होता है ना उसमें 100% गारंटी होती है कि वो एकदम सही ही होगा, क्योंकि अनुमान जो है व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। लेकिन हम संभावना देखते हैं उसमें 100% गारंटी नहीं होती है। जैसे जब हम अनुमान के संदर्भ में देखेंगे तो बादल को देख करके वर्षा को अनुमान कर रहे हैं कि बहुत घने बादल हैं, काले बादल हैं, मतलब कहीं ना कहीं वर्षा होगी ही होगी, तो यह अनुमान है। तो इसकी 100% गारंटी की वर्षा होगी ही होगी कहीं ना। और संभावना में 100% गारंटी नहीं होती है। जैसे कि हम रोज देखते हैं कि रेलगाड़ी 9 बजे आती है, अपने समय पर रेलगाड़ी रोज 9 बजे आती है। अब आप कहते हो संभावना के आधार पर कि मैं देखता हूँ रोज 9 बजे आती है इसलिए 9 बजे आएगी, और किसी दिन एक्सीडेंट हो गया या कुछ दुर्घटना हो गई या कोई समस्या आ गई तकनीकी रेलगाड़ी के अंदर, वो 12 बजे आ गई, तो आपका अनुमान तो वहाँ गलत हो गया। तो इसीलिए संभावना जो है वो 100% सही नहीं होता है, अनुमान जो है उसके 100% सही होने की गारंटी होती है। अनुमान और संभावना में इतना अंतर होता है, जरा जान लीजिए। अब
अनुमान का जो पहला प्रकार है, दृष्टिकोण है, प्रयोजन के आधार पर स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, वो तो आपने जान लिया। अब हम देखेंगे प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के क्या प्रकार बताए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में लिखना हो तो भले इसे भूल जाना, थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि इसमें ये आपको दिमाग खराब करेगा, ये जो है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से समझा दिया, पर अगर एग्जाम में याद ना रहे तो ये कम से कम याद रख के जरूर जाना, क्योंकि ये बहुत सिंपल भी है और याद भी रखने लायक है और समझने लायक भी है। ये दिमाग खराब करने लायक है, इसलिए इसको थोड़ा सा दूरी रहो तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अब प्रकार जो है वो प्राचीन न्याय के अनुसार क्या है, देखें इसको। पहला है पूर्ववत अनुमान, दूसरा है शेषवत अनुमान और तीसरा है सामान्यतः दृष्ट अनुमान। पहला है क्या, पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत का मतलब होता है जो कारण आपके पास है, जो ज्ञात कारण है, जिस कारण को आप जानते हो, उसके आधार पर जब आप वैसे कार्य का अनुमान लगाते हो जो कार्य अज्ञात है, जो कार्य क्या है, अज्ञात है, तो उसको हम कहेंगे वो पूर्ववत अनुमान है। यानी कि ज्ञात कारण के आधार पर जब आप अज्ञात कार्य का अनुमान लगाते हो तो उसको हम कहेंगे कि वो पूर्ववत अनुमान है। उदाहरण जैसे कि आकाश में आपने बादल देखा, ये ज्ञात कारण है। ज्ञात कारण क्या देखा कि आकाश में बादल देखा, और अभी वर्षा हुई नहीं है, पर आपने अज्ञात कार्य का अनुमान लगा लिया, चूंकि आकाश में बादल है इसीलिए वर्षा होगी। वर्षा अभी हुई नहीं है, अज्ञात कार्य है वर्षा, अभी हुई नहीं है वर्षा, केवल कारण ज्ञात है कि मेघ गिरे हैं, लेकिन ये जो ज्ञात कारण है उसके आधार पर आपने कार्य का अनुमान लगा लिया, क्योंकि मेघ गिरे हैं इसीलिए वर्षा होगी ही होगी। अभी हुई नहीं है, अभी अज्ञात है वो कार्य, लेकिन होगी इस बात की संभावना आपने कर ली, तो ये जो अनुमान है ये पूर्ववत अनुमान है। दूसरा है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान का मतलब होता है ज्ञात कार्य के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान करना। मतलब हमें जो है कार्य ज्ञात है पर उसके आधार पर हम अज्ञात कारण का अनुमान कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा हो गया, जो पूर्ववत में था वो शेषवत में आके बिल्कुल उल्टा हो गया। पूर्ववत में क्या था, ज्ञात कारण के आधार पर हम अज्ञात कार्य का अनुमान कर रहे थे, आकाश में बादल को देखकर हम वर्षा का अनुमान कर रहे थे। लेकिन शेषवत अनुमान में क्या होगा कि ज्ञात कार्य के आधार पर हम अज्ञात कारण का अनुमान कर रहे हैं। जैसे कि हम मान के चलिए रात में सोए और सुबह सुबह उठे तो देखा कि चारों तरफ पानी लगी हुई है मेरे आसपास में। जब हमने देखा तो हमने सबसे पहला अनुमान क्या किया, हमने अनुमान किया कि चूंकि चारों तरफ पानी लगी है इसका मतलब हो सकता है कि रात में वर्षा हुई होगी, तभी तो चारों तरफ पानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी वाला या कोई जल विभाग का व्यक्ति और रात में पानी जो है यहाँ पर डाल करके चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम तो जनरली देखते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं कि अगर कहीं पे चारों तरफ अगर वर्षा होती है, भीगी रहती है कोई जमीन, गीली रहती है जमीन, तो हम कहते हैं कि रात में वर्षा हुई इसलिए जमीन गीली है। तो ये शेषवत अनुमान है कि हम जब सुबह उठते हैं और पानी देखते हैं तो हम रात में वर्षा हो चुकने का अनुमान करते हैं। तो ज्ञात कार्य के आधार पर हम अज्ञात कारण का अनुमान करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाए, तो बच्चा क्या है, ज्ञात कार्य है, लेकिन उसके माध्यम से अज्ञात कारण का अनुमान कर रहे हैं कि ये बच्चा है तो जरूर इसका माँ बाप होगा। बिना माँ बाप का बच्चा नहीं हो सकता है, बच्चा का कोई माँ बाप होगा। तो आपके सामने तो बच्चा खड़ा है, उसके माँ बाप तो होंगे नहीं। अगर कोई आपको पूछ रहे कैसे कह रहे हो कि इसके माँ बाप है, तो आप उसको ही 2 थप्पड़ लगाओगे, क्योंकि मैं बच्चा देख रहा हूँ इसलिए कहूंगा कि इसका माँ बाप होंगे ही होंगे, है कि नहीं। तो आपने ज्ञात कार्य के आधार पर क्या किया, अज्ञात कारण का अनुमान किया, ये शेषवत अनुमान है। तीसरा जो है वो है सामान्यतः दृष्ट अनुमान। सामान्यतः दृष्ट अनुमान क्या होता है, यदि दो वस्तुओं को हम साथ साथ देखें तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना, ठीक है, उसको हम सामान्यतः दृष्ट अनुमान कहते हैं। दो वस्तुओं को साथ साथ देखें, समझ में नहीं आया ऐसा आप सोच रहे हो ना, चलो ठीक है उसको समझाते हैं। यदि दो वस्तुओं को साथ साथ देखें तब एक को देखकर दूसरे का जब अनुमान करेंगे वो हम कहेंगे सामान्यतः दृष्ट अनुमान। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम मोहन। अब आप रोज जब भी उसको देखते हो साथ साथ ही होता है, तो जैसे ही आप कभी राम को देख लेते हो, मोहन भले आपने मोहन को ना देखा हो, लेकिन आप सोचते हो चूंकि राम इस दुकान पे आया है, इस जगह पे आया है, तो मोहन भी इसके साथ जरूर आया होगा, क्योंकि आप राम और मोहन को साथ साथ देखते हो। तो जब आप किसी सामान्य वस्तु को लगातार एक जगह पर देखते हो तो आप सामान्य दृष्ट अनुमान है वो, है ना। एक 2 वस्तुओं को साथ साथ देखकर एक को देख करके दूसरे का अनुमान हमने लगा लिया कि वो भी होगा ही होगा, ठीक है। अब यह है प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान की परिभाषा। अब चलते हैं नव्य न्याय के अनुसार। नव्य न्याय की शुरुआत किसने की, आपको मैंने बताया है कि नव्य न्याय की शुरुआत जो है वो गंगेश उपाध्याय ने किया है, गंगेश ने किया है। नव्य न्याय के बारे में मैंने बताया कि किस प्रकार से बौद्धों के प्रहार से जो प्राचीन न्याय दर्शन था वो पूरी तरीके से खंडित हो गया था। बौद्धों ने इतना खतरनाक तर्कशास्त्र अपना लाया था, इतना खतरनाक लॉजिक दिया। बौद्धों ने बड़े बड़े लॉजिशियंस पैदा किए, नागार्जुन, दिगनाग, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, अश्वघोष। जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप सोचेंगे कि कितने ब्रिलियंट बंदे थे ये लोग, कितने जीनियस थे, कितने विद्वान थे ये लोग। इनके प्रहारों को न्याय दर्शन झेल नहीं पाया। न्याय दर्शन की सत्ता को जड़ से उखाड़ करके बौद्धों ने फेंक दिया था। ईश्वर की पूरी सत्ता को खंडित कर दिया था बौद्धों ने, वेदों की पूरी सत्ता को खंडित कर दिया था इन्होंने। फिर वापस से सत्ता की प्रस्थापना के लिए तर्कशास्त्र में संशोधन करके, प्रमाण शास्त्र में संशोधन करके नव्य न्याय के माध्यम से गंगेश उपाध्याय ने वापस से न्याय दर्शन को पुनर्जीवित किया। इसलिए न्याय दर्शन के पुनर्जीवन को ध्यान में रखें अगर,
तो गंगेश उपाध्याय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बिना हम अपने वैदिक धर्म को, हम अपने न्याय दर्शन को नहीं बचा पाते, क्योंकि बौद्धों ने तो पूरा खत्म ही कर दिया था न्याय दर्शन को। तो चलिए, नवविनय ने 3 प्रकार से अनुमान के माने हैं। पहला उन्होंने माना है केवलान्वयी, दूसरा माना है उसने केवल व्यतिरेकी, और तीसरा उसने माना है अन्वय व्यतिरेकी। क्या होता है केवल अन्वयी? केवल अन्वयी का मतलब होता है व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से की जाती है। किसके उदाहरणों से की जाती है? भावात्मक उदाहरणों से की जाती है, जिसमें जिस उदाहरण में भाव हो। भाव का मतलब है कि जैसे आपको ऐसे में समझाऊं, मतलब अन्वय का मतलब पहले आप समझ लो। अन्वय का मतलब होता है संबंध। मतलब एक अगर उपस्थित है ना, तो एक के उपस्थित रहने से दूसरा स्वतः उपस्थित हो जाएगा, उसको हम अन्वय कहेंगे। अब चूंकि हम केवल अन्वय के उसमें बात कर रहे थे, तो जैसे व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरण से, भाव भाव समझो, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा है। जैसे कि हम अगर ये बोले उदाहरण के रूप में कि सभी जानने वाले जो पदार्थ हैं उनका कुछ नाम है। सभी जानने वाले पदार्थों का, जितने भी पदार्थ को हम इस दुनिया में जानते हैं, पेन है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, जो भी है, तो सभी जानने वाले जो पदार्थ हैं उनका कुछ नाम है, वो नामधारी है। अब जैसे कि घड़ा, घड़ा क्या है? एक जानने वाला पदार्थ है। घड़े को आप जानते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि घड़े का एक नाम है। तो यहाँ पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहा है ना कि जो जितने भी जानने वाले पदार्थ हैं वो सब में सबका कुछ ना कुछ नाम है। अब घड़े का भी एक नाम है, घड़ा भी एक जानने वाला पदार्थ है। अब चूंकि घड़ा भी एक जानने वाला पदार्थ है, इसीलिए घड़ा भी क्या है? वो नामधारी है, उसका भी एक नाम है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। केवल व्यतिरेकी अनुमान क्या होता है? इसमें व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। निषेधात्मक उदाहरण का मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल्स इसमें दिए जाते हैं। केवल अन्वयी में पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दिए जा रहे थे। केवल व्यतिरेकी अनुमान में व्याप्ति की स्थापना के लिए हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स देंगे, निषेधात्मक उदाहरण देंगे। जैसे हम कहेंगे कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आत्मा रहित वस्तुएं हैं, आत्मा रहित का मतलब होता है जिसमें आत्मा नहीं है, जो फिजिकल एंटिटी है, तो जितनी भी आत्मा रहित वस्तुएं हैं उन सब में चेतना नहीं होती है, चेतना रहित है वो। मतलब जिसमें आत्मा नहीं होगी, जिस वस्तु के अंदर, उसमें चेतना भी नहीं होगी, कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी, उसमें जीवन नहीं होगा। दूसरा हम स्टेटमेंट देते हैं कि सभी जीव चेतन है। अब चूंकि सभी जीव चेतन है, इसलिए सभी जीवों में आत्मा भी होगी। जिस जीव में आत्मा नहीं होगी, जो जीव आत्मा रहित होगा, वो वस्तु, वो जीव भी चेतना रहित होगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेशन कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं कि जिसमें आत्मा नहीं होगी उसमें चेतना भी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं? हम निषेध कर रहे हैं चीजों का, पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले में हमने पॉजिटिव बात किया था, केवल अन्वयी में हमने पॉजिटिव बात किया था। हमने कहा था चूंकि सभी जानने वाले पदार्थों का कुछ नाम है और घड़ा एक जानने वाला पदार्थ है, इसीलिए घड़े का एक कुछ नाम है, हमने ही बोला था। लेकिन केवल व्यतिरेकी में क्या कह रहे हैं? केवल व्यतिरेकी में कह रहे हैं कि जो आत्मा रहित वस्तु है उसमें चेतना नहीं होगी, जिसमें आत्मा नहीं है उसमें चेतना भी नहीं है। अब चूंकि सभी जीव चेतन है, इसीलिए सभी जीवों में आत्मा है, जिसमें नहीं है आत्मा वो चेतना रहित है। क्या मैं समझा पाया आपको? तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी का मतलब होता है व्याप्ति की स्थापना अन्वय एवं व्यतिरेक दोनों विधियों से की जाती है। केवल अन्वय और जो केवल व्यतिरेकी है, इन दोनों का संयोजन करके जिस अनुमान की प्राप्ति की जाती है उसको हम अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दूं आपको कि जैसे कि सभी धूमवान वस्तुएं अग्नियुक्त हैं। सभी धूमवान वस्तुएं क्या हैं? धूमवान वस्तु, इसको मैं जरा लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, परेशान करेगा आपको। अग्नियुक्त, सभी धूमवान वस्तु क्या है? अग्नियुक्त। मतलब जिस जिस वस्तु में धुआं होगा वो सब में अग्नि होगी। मतलब जितनी भी धूमवान है, धुएं वाली वस्तु है, वो सब में अग्नियुक्त है, वो सब जलने वाली वस्तु है, अग्नि से युक्त है वो। अब हम दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चूंकि पहाड़ धूमवान है, यानी कि पहाड़ में धुआं है, अतः पहाड़ में अग्नि है, पहाड़ में अग्नि है। अब इस स्टेटमेंट को देख करके आप क्या कहेंगे? क्या आपको ये नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट कर रहा है? यहाँ कहीं पे नेगेशन है क्या? कुछ नेगेट किया गया है क्या? निषेध किसी चीज का हो रहा है क्या? नहीं, सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं सभी। अच्छा, जो न्याय दर्शन है इसका एक उल्टा है जिसको आप सिलोजिज्म के नाम से जानते हो, न्याय निगमन। उसके फाउंडर अरस्तु हैं। तो जब कभी आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ोगे उसमें न्याय निगमन जब आप पढ़ाऊंगा, आपको अरस्तु को पढ़ाऊंगा, तो वहां पे इनका एनालॉजी एक चलेगा, वो न्याय दर्शन से प्रेरित होकर के ही है। तो वहां पर भी आप पढ़ते हो, रीजनिंग में न्याय निगमन पढ़ते हो, वहां पे ऐसे ही पढ़ते हो, समी धूमवान वस्तु अग्नियुक्त है, पहाड़ धूमवान है, पहाड़ में अग्नि, ऐसे निष्कर्ष निकालते हो न्याय निगमन। सीसेट में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए अभी इसको समझ लो कि कैसे न्याय दर्शन में अनुमान की व्याख्या की जाती है। क्योंकि अगर इसको समझ लोगे तो जब सीसेट करोगे तो वहां जो सिलोजिज्म जब पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। सोचो कितने दूर तक तार जा रहे हैं न्याय के, गौतम कितने दूर तक सोचने वाले व्यक्ति थे। चलो पॉइंट पे आते हैं कि सभी धूमवान वस्तु क्या है? अग्नियुक्त है। तो पहाड़ क्या है?
चूंकि सभी धुआं वाला वस्तु अग्नियुक्त होगा, तो पहाड़ पर अगर धुआं होगा तो हम मान लेंगे चूंकि पहाड़ पर धुआं आता, पहाड़ पर अग्नि होगी, क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। सभी धुआं वस्तु धूमवान वस्तु क्या है, क्योंकि अग्नि युक्त है। ये पहला है किसका उदाहरण, ये पहला है केवल अन्वयी का उदाहरण। दूसरा है केवल व्यतिरेकी का उदाहरण लेते हैं। किसका लेते हैं, केवल व्यतिरेकी का उदाहरण लेते हैं। केवल व्यतिरेकी क्या लेंगे कि सभी अग्नि रहित, देखिए अगर इसको आप लिख लेंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा, तो फिर अक्षरों पे मत जाइएगा। सभी अग्नि रहित पदार्थ धूमहीन है, पहाड़ धूम युक्त है, अतः पहाड़ अग्नि युक्त है। क्या मतलब है इसका, कि सभी अग्नि रहित पदार्थ, मतलब जिसमें अग्नि नहीं होगी वो उसमें धुआं भी नहीं होगा। जिन पदार्थों में अग्नि का अस्तित्व नहीं होगा उन पदार्थों में धुआं का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसका मतलब यही है कि सभी अग्नि रहित पदार्थ धूमहीन है। अब चूंकि पहाड़ धूम युक्त है, चूंकि पहाड़ पर धुआं है, अतः पहाड़ अग्नि युक्त है। अगर पहाड़ पर अग्नि ना हो, अगर पहाड़ अग्निहीन हो तो वहां पर धूम युक्त भी नहीं हो सकता है, पहाड़ भी फिर धूमहीन ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है, सभी अग्नि रहित, मतलब जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा है। इसको हम कहेंगे कि इसमें एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। इन दोनों को मिला करके जब अनुमान किया जाता है, व्याप्ति की स्थापना की जाती है अनुमान के अंदर, तो हम कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी अनुमान है। क्या मैं आपको समझा पाया। अब चलते हैं अनुमान के दोष पर। अनुमान का दोष का मतलब ये होता है कि जब हेतु में किसी प्रकार का दोष हो जाए, क्योंकि प्रत्येक अनुमान जो है वो हेतु पे ही निर्भर करता है। हेतु का मतलब यहाँ मैंने आपको बताया है, पक्ष साध्य हेतु। पक्ष साध्य हेतु, इसको ध्यान से अगर आपने नहीं समझा होगा तो हेतुआभास नहीं समझ पाओगे आप। हेतु यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया है कि जहां पहाड़ पर आग है, क्योंकि जहां जहां धुआं होगी वहां वहां आग है, तो धुआं हेतु है, क्योंकि पहाड़ पर आग का जो संबंध है उसको धुआं ही स्थापित कर रहा है। तो धुआं क्या कर रहा है, जो आपका पहाड़ है, जो पक्ष है, जो प्रतिज्ञा है, और जो साध्य है आग, उस दोनों को कनेक्ट कर रहा है धुआं। तो धुआं जो कनेक्शन का माध्यम है वो हेतु है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं, जरा देखिए जरा हेतुआभास। चूंकि अनुमान हेतु पर ही निर्भर करता है, अगर हेतु में ही दोष हो जाएगा तो अनुमान स्वतः दूषित हो जाएगा, फिर अनुमान भी दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जब भी अनुमान का दोष होगा तो अनुमान को दोष कौन कहेंगे कि हेतुआभास है। ये हेतु में ही क्या हो गया, गलती हो गई, हमें गलत हेतु का आभास हो रहा है, तो हेतुआभास कहेंगे उसको। जैसे उदाहरण है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि नदी में आग है, चूंकि नदी में धुआं है। अब यहाँ पे हेतुआभास हो गया। अब चूंकि नदी में आग है, चूंकि नदी में धुआं है, आपको पता है कि नदी में तो धुआं हो ही नहीं सकता है, और नदी में ना कभी आग लग सकती है। तो जहां हमने निष्कर्ष गलत पैदा कर दिया कि नदी में आग है, पहली बात तो यह नदी में आग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नदी में धुआं है, तो गलत हेतु है। नदी में कभी धुआं नहीं हो सकता है ना, नदी में कभी धुआं नहीं हो सकता है। अब चूंकि नदी में धुआं ही नहीं हो सकता, इसलिए वहां आग भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि धुआं वहीं होगा जहां आग होगा, तो ये गलत हेतुआभास है। एक और उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूं मैं, अगर आपको एग्जाम में लिखना तो इसी को लिखिएगा, तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा दूं इस चीज को। जैसे कि आप अपने घर से जब बैठते हैं तो बाहर में एम्बुलेंस की आपको आवाज सुनाई देती है, देखो एम्बुलेंस जा रही है। आप रोज घर के बाहर जब देखते हैं तो आपको लगता है कि जब भी सायरन बजती है, वो वाली सायरन बजती है, तो आप कहेंगे कि भैया एम्बुलेंस जाती है, आपके घर के बगल से रोज जाती है। अब एक दिन आप घर के अंदर बैठे हैं, आपका मित्र आया, हर एक वो हो रहा है, आपका मित्र का लगता है पुलिस की गाड़ी जा रही है, तो आप तुरंत कहेंगे कि नहीं भाई पुलिस की गाड़ी नहीं, वो एम्बुलेंस है। तो आपका दोस्त पूछेगा कैसे बता रहे हो एम्बुलेंस है, तो बोलेगा कि मैं रोज उसको देखता हूँ। तो आपने किसको देखा, एम्बुलेंस को देखा, एम्बुलेंस को सिद्ध कर रहे हो कि एम्बुलेंस ही है, तो एम्बुलेंस साध्य कहलाएगा। और किसके माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो कि एम्बुलेंस है, हेतु क्या है, हेतु के माध्यम से। तो हेतु क्या है, यहाँ पे सायरन है। पर क्या हो अगर कि सच में कोई पुलिस वाला उस दिन वही सेम सायरन लगा करके आपकी गली से गुजर रहा हो, और तब आप उसको एम्बुलेंस कह देंगे, तो आप बोलोगे यहाँ हेतु का दोष हो गया। और हेतु में क्या है, आपने सायरन एम्बुलेंस को समझा, लेकिन वहां तो पुलिस का था। तो जैसे ही आपके हेतु में दोष हुआ, स्वतः आपके साध्य गलत हो गए, स्वतः ही आपका अनुमान भी गलत हो गया। ठीक है, इसलिए जब भी हेतु में दोष होगा खुद ब खुद अनुमान गलत हो जाएगा, इसको हम हेतुआभास कहते हैं। इसके 5 प्रकार माने गए हैं, एक स्वाभिविचार है, सदअभिचार है, एक विरुद्ध है, एक सत्य प्रतिपक्ष है, एक असत्य है, और एक बाधित है। इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाके जान लेना। ये मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम जान ले तो बहुत है, क्योंकि एक लगभग क्वेश्चन पूछा है इसे यूपीएससी ने वैलिड हेतु करके। तो अगर आप हेतुआभास लिख करके केवल ये 5 नाम लिख दोगे तब भी यूपीएससी में आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मान के चलो तब भी अगर आपको जानना है, आप बहुत ज्यादा दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हो,
जरा जान लो इसके बारे में गूगल करके। अब हम जो मेन चीज पे चल रहे हैं, क्योंकि अनुमान जो है वो हमेशा व्याप्ति पर निर्भर करता है। अनुमान किस पे निर्भर करता है? व्याप्ति पर, मैंने ऊपर भी बताया। तो न्याय के अनुसार व्याप्ति की विधियां क्या है? तो न्याय अनुसार व्याप्ति की विधियों को जानेंगे। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति होता है दो वस्तुओं के बीच जो अनिवार्य और यूनिवर्सल संबंध होता है, अनिवार्य और सार्वभौमिक संबंध होता है, उसको हम कहेंगे वो व्याप्ति है। मतलब दो घटनाओं को जोड़ता है। दो घटनाओं को कैसे जोड़ेगा? जैसे कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होगा ही होगा, मतलब जहां धुआं नहीं होगा वहां आग भी नहीं होगा। ये अनिवार्य संबंध है। ये दो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है, दो आवश्यक संबंध है। अगर धुआं नहीं होगा तो आग भी नहीं होगा। जैसे मेघ गिरे हैं, काले मेघ गिरे हैं तो वर्षा होगी, जब मेघ नहीं गिरेगा तो वर्षा भी नहीं होगी। तो ये आवश्यक संबंध, इसको हम व्याप्ति कहते हैं। न्याय के अनुसार अब व्याप्ति की विधि क्या है उसको जान लीजिए। पहला है अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति में क्या होता है? एक वस्तु की उपस्थिति से दूसरी वस्तु का भी उपस्थित हो जाना, वो अन्वय व्याप्ति कहलाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूँ बार बार, मैं वही आग का उदाहरण या धुएं का उदाहरण आपको देके क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि फिलोसफी की दुनिया में यही दो उदाहरण है जो आपको यूपीएससी एग्जाम में लिखने हैं। अगर मैं आपको कोई दूसरा उदाहरण दे दूं, अच्छा बच्चा बहुत तरह के उदाहरण है और वो चीजें आपको समझने के लिए तो आप इससे भी समझ जा रहे हो, लेकिन उसको आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसको चूंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एक बात को मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ, अलग अलग तरीकों से बता रहा हूँ, तो आपके दिमाग में, आपके अवचेतन मस्तिष्क में घुस जाएंगे। जब भी आप लिखोगे तो यही उदाहरण आपके हाथों से, आपके कलमों से बाहर निकलेगा, है ना। इसीलिए मैं बार बार इसी उदाहरण को दे रहा हूँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे अन्वय, अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का मतलब होता है कि एक वस्तु की उपस्थिति से दूसरे वस्तु का भी उपस्थित हो जाना, जिसको हम अन्वय कहते हैं। जैसे कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग भी होगी, जिसको हम कहेंगे अन्वय व्याप्ति है। कि जैसे एक वस्तु की उपस्थिति हुई, जैसे धुआं की उपस्थिति हुई, दूसरे वस्तु की उपस्थिति हम स्वयं मान लेंगे, तो चूंकि वहां धुआं है तो मतलब आग लगा होगा तभी धुआं है, इसको हम अन्वय व्याप्ति कहेंगे। व्यतिरेक में मैं वहां भी नेगेटिव था, जब मैं आपको 90 नया पढ़ा रहा था, वहां भी व्यतिरेक जो है वो अभाव को दर्शा रहा था, निषेधी निषेधात्मक उदाहरणों को दर्शा रहा था, और यहाँ भी निषेधात्मक उदाहरणों को दर्शाएगा व्यतिरेक में, कि एक वस्तु के अभाव से दूसरे वस्तु का अभाव स्वतः हो जाएगा, आवश्यकता नहीं है बोलने की। जैसे कि जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। कहीं आपने ऐसा जगह देखा है कि जहां पर आग हो और धुआं ना हो? कभी ऐसा आपने जगह देखा है? अगर आपने देखा है तो समझ लीजिए वहां हेत्वाभास है। जैसे उदाहरण के लिए रसोई घर में अब गैस का प्रयोग होता है, अब रसोई घर में जो गैस जलती है उसमें धुआं होता है, सॉरी आग होता है, पर वहां धुआं नहीं होता है, तो यहाँ पर हेतुभास है, हेतु में ही दोष हो गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये व्यतिरेक वाला, अन्वय वाला भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि जहां जहां धुआं है वहां आग होगा ही, तो वहां गलत हो जाएगा। पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही होगा कि जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। आप वो गैस वाला उदाहरण को भूल जाओ, मैंने आपको समझाने के लिए दिया केवल कि एक इसका प्रतिपक्ष भी आप जान लो, ये पक्ष है इसके प्रतिपक्ष भी। प्रत्येक विरोधी वाक्य का, प्रत्येक वाक्य का विरोधी वाक्य स्वतः पैदा हो जाता है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है इमैनुअल कांट, उन्होंने ये बात कहा था कि जब भी किसी वाक्य की उत्पत्ति होती है उसके विरोधी वाक्य की उत्पत्ति भी उसके साथ ही हो जाती है। वेस्टर्न फिलोसफी में आपको पढ़ाऊंगा इमैनुअल कांट को, बहुत शानदार विचारक है। ह्यूम के पूरे संशयवाद का खंडन करके उन्होंने वापस से दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर। तो बहुत शानदार विचारक है, बहुत विद्वान और जीनियस व्यक्ति थे। बताऊंगा कभी उसके बारे में, तत्काल तो यहीं पे ध्यान दीजिए व्यतिरेक के बारे में, कि एक वस्तु के अभाव से दूसरे वस्तु का अभाव हो जाना, इसको हम व्यतिरेक कहेंगे। नेगेटिव है, देखिए निषेध, नेगेट हो रहा है, अभाव की बात हो रही है, यहाँ भाव की बात हो रही थी, यहाँ अभाव की बात हो रही है। व्यतिरेक जब भी होगा अभाव की बात करेगा, अन्वय जब भी होगा भाव की बात करेगा, ठीक है जी। तो एक वस्तु के अभाव से जब दूसरे वस्तु का अभाव हो जाता है तो हम कहेंगे वो व्यतिरेक व्याप्ति है, यानी जहां जहां आग नहीं होगी ना वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। तीसरा है व्यभिचारक ग्रह। व्यभिचारक ग्रह का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो भ्रम पैदा होता है ना, किसी दुविधा, डिलेमा जिसको आप कहते हो, दो चीजों के बीच में भ्रम पैदा हो जाता है, दो विकल्पों के बीच में भ्रम पैदा हो जाता है, एक बात दूसरे बात को ही काटने का प्रयास करती है, उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव होता है तो हम उसको कहेंगे ये व्यभिचार ग्रह व्याप्ति है। जैसे कि ऐसा हम कोई स्थान नहीं देखते हैं जहां धुआं हो पर आग ना हो, मतलब जहां जहां धुआं है वहां हम देखते हैं आग होगी ही, चाहे आप लंदन में धुआं देखो कि चाहे आप अमेरिका में देखो, चाहे भारत के अंदर देखो, जहां जहां धुआं देखोगे आप मान के चलोगे कि वहां आग लगी है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं है, आप कह ही नहीं सकते हो अरे धुआं है क्या पता आग होगा कि नहीं होगा, तो कब पता, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं, धुआं है तो आग होगा ही होगा, नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो भ्रम, है ना। तो उसको हम कहेंगे व्याभिचारक ग्रह व्याप्ति। चौथा हम देखते हैं उपाधि निराश। उपाधि निराश का मतलब है कि व्याप्ति संबंध के लिए अनुपाधिक संबंध होना बहुत आवश्यक है। जब भी व्याप्ति संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा
तो उस समय अनुपाधिक संबंध होना चाहिए हेतु और साध्य के बीच में। नहीं समझा पाया मैं इसको, चलिए ऐसे समझ लीजिए आप कि जब भी व्याप्ति होती है, व्याप्ति का मतलब क्या होता है, दो घटनाओं के बीच एक यूनिवर्सल संबंध होता है। मतलब एक अगर घटना उपस्थित है, दूसरे की उपस्थिति स्वतः हो जाएगी। व्याप्ति का मतलब मैंने आपको ही बताया। जहां व्याप्ति के अंदर उपाधि आ जाएगी, यानी व्याप्ति की जो दो घटना है अगर किसी पर निर्भर हो जाएगी, तो हम कहेंगे उपाधि निराश है, क्योंकि ये जो दो घटनाएं हैं वो किसी उपाधि पर निर्भर है। तो जब भी ये किसी उपाधि पर निर्भर करेगी, तो उसके बीच का जो भी संबंध होगा हम उसको व्याप्ति नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई आग को देखता है और आग को देखकर धुआं का अनुमान करता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ व्याप्ति संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर कोई आग को देखता है और आग को देख करके धुआं का अनुमान करता है। ध्यान रहे, दो बातें यहाँ पे, आग को देखकर धुआं का अनुमान करना और धुआं को देखकर आग का अनुमान करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आग को देखकर आप धुआं का अनुमान करते हो तो उसमें गलती होने की संभावना है, वहां व्याप्ति संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहां पर आग होगा पर धुआं नहीं होगा, कि धुआं तभी निकलता है जब आप किसी भीगे हुए जलावन को जलाते हो। जो जलावन भीग गया, जब उसको जलाते हो उससे धुआं पैदा होता है और आप कहते हो कि जहां जहां धुआं है वहां आग होगी। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जहां आग वहां धुआं भी हो। जैसे मैंने रसोई घर में गैस का उदाहरण आपको दिया था, वहां आग है पर धुआं नहीं है। तो जब आप वहां पर बोलोगे कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं भी होगा, तो ये व्याप्ति संबंध सही नहीं बैठेगा आपका। लेकिन जब आप कहोगे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, वो वहां पे व्याप्ति संबंध होगा। तो उपाधि निराश का मतलब है कि जहां उपाधि लग जाए, जहां पर उपाधि लग जाए वहां पर व्याप्ति संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। जो अनौपाधिक हो, जहां कोई उपाधि ना हो, वहां पर ही व्याप्ति संबंध होगा। जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगा, यह अनौपाधिक संबंध है, हर स्थिति में होगा, उसको हम कहेंगे उपाधि निराश व्याप्ति है। ठीक है। पांचवा है तर्क, तर्क व्याप्ति। व्याप्ति की स्थापना तर्क के द्वारा संभव है। अब तर्क के द्वारा तो बहुत कुछ आप संभव कर सकते हैं। तो जब व्याप्ति क्या है, आप तर्क के माध्यम से किसी भी चीज को साबित कर सकते हैं। तो जहां तर्क के द्वारा व्याप्ति की स्थापना की जा रही है, जहां तर्क के द्वारा व्याप्ति की स्थापना साबित की जा रही है, तो उसको हम कहेंगे कि यह तर्क व्याप्ति है। और छठा है, व्याप्ति साबित करने हेतु सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि सामान्य का ज्ञान होना चाहिए। सामान्य लक्षण का मतलब क्या होता है, जो आप सामान्य जीवन में देखते हो। जैसे आप सामान्य जीवन में देखते हो कि अगर आकाश में मेघ गिरे हैं तो वर्षा होगी, ये सामान्य लक्षण प्राप्त है, प्रत्यक्ष है। कि आपने जैसे ही आकाश में मेघ देखा, आपका जो ज्ञान लक्षण था, ज्ञान मतलब जो आपका पूर्व ज्ञान है, उसने आपको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के माध्यम से अनुभव कराया कि चूंकि आकाश में मेघ है अतः वर्षा होगी। जहां आपने पहाड़ पर धुआं देखा, आपके सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ने आपको इस बात का याद कराया कि चूंकि पहाड़ पर धुआं है मतलब वहां आग लगा होगा। तो इन 6 प्रकार से व्याप्ति की विधियां हैं जिससे कि व्याप्ति को सिद्ध किया जाता है, और अनुमान को सिद्ध किया जाता है इन व्याप्ति विधियों से, ये 6 प्रकार की व्याप्ति की विधियों से। तो हमने आपको अनुमान प्रमाण पढ़ाया। अब हम चलते हैं शब्द प्रमाण की तरफ। क्या होता है